बुलंद होने वाली आवाज। कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं मंजरनामा। साबिक दहशतगर्द कमांडर डॉक्टर कासिम फख्तू की रिहाई की दरख्वास्त हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किए जाने के खिलाफ पीर को कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बंद का ऐलान ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सख्तगीर गिरोह के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी बंद की हिमायत की थी। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर सरीखे मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने भी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कश्मीरी आवाम से अपील की थी। बंद का असर सुबह से ही नजर आया। ना कोई स्कूल खुला और ना ही कोई जाती इदारे। अलबत्ता बैंक और सरकारी दफातर जरूर खुले थे, लेकिन मुलाजिमीन की नामौजूदगी से कामकाज मुतासर रहा। इंतजामिया ने बंद के दौरान किसी भी वाकया से निपटने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए थे। साबिक दहशतगर्द कमांडर डॉक्टर कासिम फख्तू की रिहाई की दरख्वास्त हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किए जाने के खिलाफ पीर को कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बंद का ऐलान ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सख्तगीर गिरोह के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने किया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी बंद की हिमायत की थी। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर सरीखे मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने भी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कश्मीरी आवाम से अपील की थी। बंद का असर सुबह से ही नजर आ रहा था। साबिक दहशतगर्द कमांडर डॉक्टर कासिम फख्तू की रिहाई की दरख्वास्त हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और इसी के खिलाफ पीर को कश्मीर मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बंद को कामयाब बनाने के लिए कई तंजीमों की तरफ से अपील की गई थी जम्मू कश्मीर की आवाम से। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी इस बंद की हिमायत की थी। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर सरीखे मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने भी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए आवाम से अपील की। मुंबई बंद पर फेसबुक कमेंट मामले में 9 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर शाहीन के चाचा के क्लिनिक में तोड़फोड़ का इल्जाम है। दरअसल पालघर की शाहीन धड़ा नाम की लड़की ने अपने फेसबुक में बंद पर सवाल उठाते हुए कमेंट किया था और एक लड़की ने उसे लाइक किया था, जिसके बाद शिव सैनिक भड़क उठे थे और उन्होंने लड़की पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने का घेराव भी किया और साथ ही जमकर थाने में तोड़फोड़ और हंगामा भी किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां लड़कियों को पहले अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
जबकि शाहीन ने लोगों से माफी मांगी और कहा कि अब फेसबुक पर उनके नाम से फेक अकाउंट चलाया जा रहा है। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हुसैन खान हमारे नामानिगार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास इस वाकयात से जुड़ी हुई? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल रात में लगभग 10 शिव सैनिकों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था और उन्हें आज कोर्ट में उन्हें हाजिर किया गया है। कोर्ट में उन्हें 7,500 के मसले पर सभी आरोपियों को कोर्ट ने उन्हें जामीन पर छोड़ दिया। जी, शिव सैनिकों को क्यों हिरासत में लिया गया है? 9 शिव सैनिकों को हिरासत में लेने की खबर है। हुसैन, क्या कुछ मामला इससे जुड़ा हुआ? नहीं, जिस वक्त जिस तरीके से मीडिया ने इस मामले को उछाला है तो इस तरीके से मामला एकदम से चारों तरफ गर्मा गया था, क्योंकि शिव सैनिक जो थे, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, उनके दिल में डर तो जरूर पैदा हो गया कि शायद हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए उनके लीडरों की तरफ से आदेश आया कि जो लोग थे उन्हें हाजिर हो जाए। इस तरीके से उन लोगों ने 10 लोगों ने पालघर पुलिस स्टेशन में आकर के उन लोगों ने समर्पण किया। जी हुसैन, कितनी सच्चाई है इस बात में कि अब जो उस लड़की ने कहा कि एक बार जब ये अकाउंट बना और इसके ऊपर जब कमेंट कर दिया गया, माफी भी मांग ली गई, उसके बाद कोई और अब उसका फर्जी अकाउंट बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कितनी सच्चाई इस बात में पुलिस के मुताबिक? जी, जिस तरीके से लड़की ने बयान दिया है कि फेक अकाउंट बनाया गया है, तो इस क्वायरी भी साइबर की तरफ से, साइबर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से करने की बात कही जा रही है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन आपका इस तमाम बातचीत के लिए। यूपी रियासत के सेवा योजना वजीर शाहिद मंजूर को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से एसपी का टिकट मिलने पर मेरठ व किट्ठौर में उनके हामियों ने आतिशबाजी की। जुलूस व ढोल बजाते हुए देर रात तक मिठाइयां बांटी गई। पीर को शाम 7 बजे एसपी हाईकमान ने शाहिद मंजूर के टिकट का ऐलान किया तो जिला सदर जयवीर सिंह समेत सैकड़ों हामी जुलूस की शक्ल में उनके घर पहुंचे और मिठाइयां बांटी। किट्ठौर में भी कुछ इसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले आगामी इंतखाबाती जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसका ऐलान कर दिया गया और इस लिस्ट में जिस तरह से नामों का ऐलान किया गया उसके बाद एक एक कैंडिडेट जो है वो अपनी तरफ से पुरजोर मशक्कत कर रहा है, पुरजोर कोशिशें जो है वो जारी है, किसी तरीके की कोई कमी ना रहे चुनाव के प्रचार प्रसार में। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जो समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो फिलहाल इसे लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी की रियासत के सेवा योजना वजीर शाहिद मंसूर को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से एसपी का टिकट मिला के इसके बाद से मेरठ व किट्ठौर में उनके हामियों ने आतिशबाजी की, अपनी खुशी जाहिर की। जुलूस व ढोल बजाते हुए देर रात तक इन इलाकों में मिठाइयां भी बांटी गई। पीर को शाम 7 बजे एसपी हाईकमान ने शाहिद मंजूर के टिकट का ऐलान किया तो जिला सदर जयवीर सिंह समेत सैकड़ों हामी जुलूस की शक्ल में उनके घर पहुंचे और मिठाइयां बांटी। किट्ठौर में भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। मुस्लिम वोटों पर मुलायम सिंह यादव ने मेरठ और हापुड़ सीट पर मायावती की तरह चाल चली है। बीएसपी से शाहिद अखलाक उम्मीदवार हैं, जबकि एसपी ने रियासत के लेबर और सेवा योजन वजीर शाहिद मंजूर को उम्मीदवार नामजद किया। इससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अब तक 64 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया है, जिसमें वेस्ट यूपी की कुल 22 सीटों में से 16 पर नामजद उम्मीदवारों में से 4 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ उनमें से भी 2 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने के इशारे मिल रहे हैं। बीसवीं सदी की उर्दू शायरी में अकबाल के बाद जो नाम उभर कर सामने आया उसमें नुमाया तरीन नाम फैज अहमद फैज का है।
37 के अशरे में शुरू होने वाले उनकी शायरी सन 80 की दहाई तक जारी रही और इस तरह उनके कलम ने आधा सदी का वक्फा अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिस दौर में उन्होंने शायरी की वो दौर मामूली न था, बल्कि हादसात, सानिहात और इंकलाबात का एक ऐसा सिलसिला था जिसकी मिसाल तारीख आलम में कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने बेशुमार गजलें, नज़में और अशार लिखे। एक शेर आपकी नजर है, मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली है उंगलियों में नहीं। और इस वक्त इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप फैज अहमद फैज के बारे में, जिनकी शायरियों के बारे में, जिनकी गजलों और नज़मों के बारे में कहा जाता है कि एक अलग दौर की शायरी, एक अलग तरह की शायरी जिसे भुलाया नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अपने आप में बेहद खास। देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है कि फैज जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदे हैं जी, लेकिन उन्होंने क्लासिकी जो रिवायत है उससे पूरा फायदा उठाया। दूसरी बात जो है, उन्होंने गजल जो तरक्की पसंदों के यहाँ बड़ी हद तक मरदूद करार दे दी गई थी, उस गजल को नए अंदाज से, नए सज धज के साथ एक दफा फिर उर्दू शायरी के निगार खाने में इस तरह से इन्हीं कायम किया और उसको का एतराफ कराया कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। फैज जो हैं उनकी एक खूबी और है, वो ये जिस पर लोगों ने बहुत कम तवज्जो दी है कि उन्होंने उनका जो एक मजहबी पस मंजर था उसका भी फायदा उन्होंने अपनी शायरी में खूब उठाया है। अगर आप उनकी वो मशहूर ज़माना नज़्म जिसमें कि हम देखेंगे और जिसको कि इकबाल बानो ने बड़े उससे गाया था, उसकी लफ्जियात को, उसकी इस्तिलाहात को, उसकी तलमीहात को अगर आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुरान से ज़बरदस्त तरीके से इस्तेफादा किया गया है। तो फैज बुनियादी तौर पे एक अच्छे फनकार, तख्लीक़कार, हसास, दर्दमंद इंसान के तौर पर हर तरह के बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर वासी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं फैज के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रोग्रेसिव शायर रहे, एक प्रोग्रेसिव शख्सियत रही। उनकी शायरी की अगर बात करें, उनकी गजलों की अगर बात करें, उसके बावजूद उन्होंने कहीं भी ऊपर वाले के जो अस्तित्व है उसको नकारा नहीं है। अमूमन हमने देखा है कि जो भी लोग इस तरीके के पोएट हैं या जो शायरी करने वाले शायर रहे हैं, वो जब प्रोग्रेसिव मोड में होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी चीजें हैं, जो ऊपर वाले का वजूद है, उसे बहुत ज्यादा मानते नहीं। लेकिन फैज के साथ एक ये खासियत थी कि उन्होंने इस वजूद के साथ अपने प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को जोड़ दिया। वो जानते हैं और अल्लाह जानता है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम तो उनका जो कलाम है उसके अंदर जो हमें झलकियां नजर आती हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। और फैज जो हैं उन्होंने हमारे जिंदा नामा जो है, हमारे जेल के अंदर की जिंदगी और जो कर्ब है और उसको उन्होंने एक नए रोमांटिक अंदाज से, एक नए रोमांस के अंदाज से क्या मैं हमारे सामने पेश किया। और ये बड़ी बात है, वो मायूस नहीं होते हैं, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, वो जदीद है, तरक्की पसंद है, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न है, लेकिन जो क्लासिकी रचाओ उनकी शायरी में, उनकी लफ्जियात, शब्दावली जो है उसके अंदर है, वो गैर मामूली है। और इस एतबार से वो हमारे अहद के बहुत बड़े शायरों में हैं। दूसरी बात जो और है वो ये कि उन्होंने जबान की सतह पर बहुत से तजर्बे अपनी शायरी किए। ये दूसरी बात है कि बाद लोगों ने उस पर नाक भाव भी चढ़ाई, लेकिन वो आज़ादी जो एक तख्लीक़कार के तौर पर दिल्ली और लखनऊ के शायरों को हो सकती है, वो लाहौर और सियालकोट के शायर को क्यों नहीं हो सकती? ये एक सवाल है जिस पर उर्दू वालों को खुद भी गौर करना चाहिए। बिल्कुल, खुद भी गौर करना चाहिए, इन सवालों पर इनके जवाब तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। फैज के निजी जीवन के बारे में हम चाहेंगे अख्तरुल वासी साहब आप हमें कुछ बताएं, क्योंकि उनकी शायरी के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में, उनके कलाम के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी किस तरीके की रही है इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। शादी की और उनकी 2 बेटियां
गैर मामूली सलाहियत की दोनों हैं। वो जब हम हिंदुस्तान के अंदर तकरीबा 5% तकरीबा, तो वो कई जगह गई, उनका नवासा भी आया। अपनी बेटियों से और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत में एक शिद्दत की वजह उनकी पिदराना शफकत और शौहर की हैसियत से बीवी के लिए उनका गैर मामूली जज्बा मोहब्बत तो था ही, लेकिन चूंकि उन्हें ज्यादा अरसा जेलों में गुजारना पड़ा या जिला वतनी में गुजारना पड़ा, इसलिए उसके अंदर जज्बे की और ज्यादा शिद्दत पैदा हो गई थी। तो वो एक आइडियल बाप थे, एक आइडियल शौहर थे। तमाम तकलीफों के बावजूद उन्होंने अपनी बीवी और अपनी बेटियां जो हैं उन्हें नजरअंदाज अपनी तरफ से करना पसंद नहीं किया। जमाने के जबर की वजह से, जमाने की संगीनी, हालात की संगीनी की वजह से उन्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी वो अपनी है, लेकिन फैज जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक मुशफिक बाप के तौर पर और एक प्यार करने वाले शौहर के तौर पर भी हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त आपने फरमाया अख्तरुल वासी साहब। जाहिर तौर से ना सिर्फ उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है उनकी सिर्फ वही बहुत बेहतरीन या बहुत आदर्शवादी नहीं रही, बल्कि आइडियल उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी रही। और जैसा आपने कहा, परिवार के लिए काफी हद तक वो डेडिकेटेड नजर आते थे। फिर जहां पर फर्ज की बात हो, जहां अपने कर्तव्यों की बात हो, ड्यूटीज की बात हो, वहां कभी फैज पीछे नहीं नजर आते हैं। बखूबी तमाम जो रोल है अपनी जिंदगी में उन्होंने हर एक रोल जो है वो बड़े सटीक तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासी साहब आपका इस बातचीत के लिए। जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे रामपुर में कारीगरों ने सर्दियों में हाथों में पहनने वाले दस्ताने बनाना शुरू कर दिया है। रामपुरी दस्तानों ने देश भर में अपनी अलग पहचान बना रखी है। रामपुर में बनने वाले दस्तानों की देश की राजधानी से लेकर महाराष्ट्र, असम जैसे कई रियासतों में खूब डिमांड है। तो सर्दियों के समय दस्तानों की डिमांड बढ़ जाती है, और रामपुरी दस्ताने खास करके रामपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर एक घर छोड़कर दस्तानों का काम होता है। दस्तानों के बहुत बेहतरीन कारीगर यहाँ पर होते हैं। बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो यहीं से जो अपना रॉ मटेरियल है वो हायर करती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए नामा निगार सैयद नादिर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद नादिर, क्या कुछ खासियत है इस रामपुरी दस्ताने की? क्यों आखिरकार इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश के कोनों कोनों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोनों कोनों में जहां पर ठंडे देश हों चाहे ठंडे प्रदेश हों, वहां पर रामपुर के जो दस्ताने हैं वो यहाँ से जाते हैं। लेकिन यही है कि स्थानीय नेता और सरकारों ने कभी जो हाथ के हुनर के कारीगर हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर देती तो आज ये हाथों का जो हुनर है, जो उनके कारीगर हैं बहुत अच्छी कंडीशन पर होते। यहाँ पर उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। उनके घर में न खाने को रोटी है, न पहनने के लिए कपड़ा है, और उनके लिए अच्छा सा कोई घर भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। सरकारों ने, स्थानीय नेताओं ने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बद से बदतर है। बिल्कुल सैयद नादिर, जैसा आप कह रहे हैं कि हालात इन दस्तानों का काम करने वाले कारीगरों के लिए बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन क्यों, अगर देश में विदेश में तमाम जगहों पर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके बावजूद ऐसा क्या है जिसकी वजह से हालात इनके इतने बदतर हैं? हालात बदतर होने की बात अगर बात करें, मैं रामपुर की बात करूं तो नवाबों के बाद रामपुर की पहचान उत्तर प्रदेश में कद्दावर मंत्री मोहम्मद आजम खान है। आजम खान अगर कभी चाहते रामपुर के हुनरमंद लोगों को, तो आज रामपुर के हुनरमंद के लोग कहां से कहां होते, उनके लिए रहने सहने और उनके जो काम है, उनके काम करने के लिए सरकार से काम मिलता। आज ये लोग जो काम कर रहे हैं, दिल्ली के बड़े बड़े कारोबारी हैं जो उनसे सटे हुए हैं, उनसे लगे हुए हैं, वो कारोबार उनको देखते हैं। लेकिन यही काम अगर सरकार अपने स्तर से कराने लगे तो सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा और यहाँ के नेताओं को भी फायदा होगा। फिलहाल तो किसी भी नेता ने अब तक इन कारोबारों के जो हाथों का हुनर है, जो अपने लिए बहुत मायने रखता है, आज हुनरमंद लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए स्थानीय नेता बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, सरकारें बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं। सरकारों को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का हुनर है, जो लोगों के अपने काम है, जो देश और दुनिया में अपने हुनर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बावजूद मंत्री साहब के रहते हुए अपनी सरकार में काफी दखल रखते हैं। क्या वजह रही कि अभी तक रामपुर के जो हुनरमंद लोग हैं उनके लिए कोई विशेष नहीं कर पाए?
बिल्कुल। और सैयद नादिर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तमाम डिमांड होने के बावजूद जो कारीगर हैं उन्हें सही पैसा नहीं मिल पा रहा, जो शायद डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए मिले वो नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो हुकूमत है रियासत की, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर जहां दस्ताने बनाने का काम होता हो, जिन दस्तानों की डिमांड न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में हो, तो ऐसे में सरकार की और रियासत की ये जो जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट इन लोगों को प्रोवाइड कराए, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो इस मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा है वो इन कारीगरों तक पहुंचे, बजाय इसके बनस्पत इसके कि वो मीडिएटर्स जो हैं वो उस मुनाफे से फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद नादिर इस बातचीत के लिए। पाकिस्तान में मुबैना तौर पर कुरान जलाने की मुलजिमा 14 साल ईसाई लड़की रिमशा मसीह के खिलाफ तौहीन मजहब का मामला पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिमशा के वकील अकमल भट्टी ने बताया कि इस मामले में कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और उनकी मुवक्किल रिमशा पूरी तरह से बेकसूर है। रिमशा को इसी साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। एक मौलवी हफीज मोहम्मद खालिद चिश्ती ने उन पर कुरान जलाने का इल्जाम लगाया था, लेकिन अब उन मौलवी पर रिमशा के खिलाफ झूठे सबूत देने का मुकदमा चलाया जा रहा है। तालिबान की मुखालफत करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को उसकी बहादुरी और स्वातवादी में मनफी हालात में लड़कियों की तालीम की वकालत करने के लिए बहादुरी अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड सोमवार रात हाउस ऑफ लॉर्ड्स के टोलमंडले रूम में वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन के सदर प्रिंस अली खान ने दिया। मलाला की तरफ से ये इनाम ब्रिटेन में पाकिस्तान के नायब सफीर जुल्फिकार गर्देजी ने लिया। उन्होंने कहा कि ये इनाम मलाला या उनके खानदान वालों को लेना चाहिए। उनकी गैर मौजूदगी में मैं इसे लेकर मलाला तक पहुंचाऊंगा। और इस वक्त हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। विपिन जी, आखिरकार मलाला का जो सम्मान है वो सभी जगह हो रहा है, ब्रिटेन जैसे मुल्क में जहां उनका इलाज भी चल रहा है, मलाला को अब सम्मानित किया गया। क्या मायने हैं इस सम्मान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाला के लिए और तमाम जो मुस्लिमीन जो ख्वातीन जो है उनके लिए क्या कुछ मायने इसके? देखिए, मलाला यूसुफजई अब एक मुहिम बन गई है उन तमाम लड़कियों की तालीम के खातिर जो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस तरह से जिस तरह जो उनको अवार्ड दिया गया है, और ये जो है बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये जो इसमें खासतौर पर जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन जो है ये अमूमन इस अवार्ड को जो है बहुत ही चुनिंदा लोगों को उन्होंने दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मलाला यूसुफजई जो एक लड़की, पाकिस्तान की जो लड़की जिसने तालिबान के खिलाफ, तालिबान की उस हुक्म के खिलाफ कि जिसमें लड़कियों को जो है पर्दे में रखने की पैरवी की जाती है, जिसमें उनकी तालीम से उनको दूर रखा जाता है, उस पर जो है मलाला ने जिस तरह से एक बहादुरी से अपनी मुहिम चलाई थी, और उनको उसके बाद हमला हुआ था उन पर, जिसका इलाज जो है इस वक्त जो है इंग्लैंड में उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है मलाला को जो अवार्ड मिलना, ये उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम वो जो इस मुहिम में शामिल है, उन तमाम लोगों के जो इस तरह की मुहिम में शामिल है, उनके लिए उनको इससे एक और आगे बढ़ने का उनको एक नया जोश मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं अल जुल्फिकार गर्देजी ने ये अवार्ड लिया है। उन्होंने कहा कि मलाला के खानदान को इसको सौंप देंगे। तो ये जो है सारा पाकिस्तान की जिस तरह हुकूमत, पाकिस्तान की जो आवाम जिस तरह मलाला के साथ खड़ी है, उससे ज़रूरी लगता है कि मलाला की जो ये मुहिम है कुछ और आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान के तमाम हलकों में और तेज होगी, और वहाँ जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ज़रूर माहौल तैयार होगा, और इंसानियत के लिए एक बहुत ही अच्छी ये खबर है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इंसानियत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, मलाला की मुहिम के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस्लामिक हैं, जो महिलाएं हैं, जो ख्वातीन हैं, जो अब तक इस विशेष अधिकार से वंचित रही हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि इस मुहिम को
न सिर्फ इस्लामिक मुल्क बल्कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट कर रहा है। और इस सपोर्ट से मलाला की ताकत तो बड़ी ही है, इस मुहिम की ताकत बड़ी है, जिस मुहिम का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो इस्लामी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो शिक्षित हों, राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो उनको भी मिले और जाहिर तौर से एक बेहतर माहौल इसके जरिए बनेगा। और जैसा आपने कहा भी कि दहशतगर्दी के लिए ये एक बड़ा सबक होगा उन तमाम लोगों के लिए जो मलाला को मारना चाहते थे, हमला करना चाहते थे और देश और दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ऐसी जरूरत ना की जाए, उनके लिए एक बड़ा सबक है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन धुलिया जी आपका इस बातचीत के लिए। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني. PAC